हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 8 का जो अध्याय 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसका भाग 5। इस भाग में हम अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं इस अध्याय के, उन सभी के उत्तर देखने वाले हैं। और इससे पहले के जो पार्ट्स हैं, इससे पहले की जो वीडियोस हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्टा पे हैं तो आप इंस्टाग्राम पे हिंदी मीडियम एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तरह तरह की जानकारियाँ अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम एकेडमी को फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये फेसबुक आईडी है, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम मैथ्स के लिए है एक स्टडी, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम साइंस के लिए आप डियर साइंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देखो, जो अभ्यास का ये पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें ये शब्द दिए गए हैं तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। इनको हमें सही जगह पे भरना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं इसका क्या है। यहाँ पे बोला गया है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खाली स्थान कहते हैं। तो खाली स्थान में क्या आएगा? खाली स्थान में आएगा फसल। ठीक है, तो यहाँ से हम फसल उठा के यहाँ पे लिख देंगे। तो कहने का मतलब है, ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी पढ़ाया था कि जब एक स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे बड़ी मात्रा में उगाए जाएं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। तो ये पहला आपको समझ में आ गया। फिर खा में क्या बोला गया है? फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खालिस्तान होती है। तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा? मिट्टी की तैयारी। ठीक है ना, तो जो ये तैयारी है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो पहला चरण जो होता है फसल उगाने के लिए वो होता है मिट्टी को तैयार करना। फिर यहाँ पे गाव में क्या पूछा गया है? क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश यानी खालिस्तान लगेंगे। तो जो क्षतिग्रस्त बीज होते थे, ठीक है ना, वो अंदर से खोखले हो जाते थे, तो जब हम उन्हें पानी में डालते थे तो तैरने लगते थे। ठीक है ना, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ सब। तो यहाँ पर क्या आएगा? तैरने लगेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिख दोगे तैरने लगेंगे। ठीक, इसी तरह से इसका घा वाला हिस्सा, इसमें बोला गया फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो मिट्टी से जल और पोषक आवश्यक है। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे? जल और पोषक। ठीक है ना, तो जो मिट्टी से जल और पोषक पौधे लेते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो, जो प्रश्न संख्या 2 है, इसमें बोला गया है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो कॉलम ए में सबसे पहले क्या है? खरीफ फसल। तो यहाँ पर देखो, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? तो हम बोलेंगे धान एवं मक्का है, तो इसका मिलान इससे कर देंगे। तो खरीफ फसल का मिलान हो जाएगा धान एवं मक्का। ठीक है, खरीफ फसल क्या होती है, रबी फसल क्या होती है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक, उसके बाद है रबी फसल। तो इनमें से रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, चना, मटर। ठीक है ना, तो रबी की फसल का मिलान हो जाएगा गेहूं, चना, मटर से। इसके बाद है तीसरे पे रासायनिक उर्वरक। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इसमें से रासायनिक उर्वरक कौन है? ये यूरिया, सुपर फॉस्फेट। ठीक है, तो इसका मिलान हो जाएगा यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट के साथ। उसके बाद है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद कैसे बनती है? ये पशु अपशिष्ट या गाय वगैरह का गोबर जो होता है, इन सब से बनती है। तो कार्बनिक खाद का मिलान हो जाएगा सी से। ठीक है, अगर आप ऐसे तीर बना के आपको सही नहीं लग रहा तो आप उत्तर सामने सामने भी लिख सकते हैं। मतलब खरीफ फसल के सामने आप लिख देना धान एवं मक्का, रबी फसल के सामने लिख देना गेहूं, चना, मटर। ऐसे आप सामने सामने भी लिख सकते हो अगर आपको ऐसे काटा पीटी अच्छी नहीं लग रही तो। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे। अब देखो, यहाँ पर जो प्रश्न 3 है, इसमें बोला गया है निम्न के 2-2 उदाहरण दीजिए। का में पूछा गया है खरीफ फसल, खा में पूछा गया है रबी फसल। तो इसका उत्तर हो जाएगा, खरीफ फसल के उदाहरण हैं धान और मक्का, ये खरीफ फसल के उदाहरण हैं। और रबी फसल का उदाहरण हो जाएगा गेहूं और चना। ठीक है ना, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल में अच्छे से जानना है तो आप पिछली वीडियोस जरूर देखना। उन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई है कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं, रबी की फसल किसे कहते हैं, खाद किसे कहते हैं, उर्वरक किसे कहते हैं, सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये था तीसरा प्रश्न। अब बात करते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 4 की। इसमें बोला गया है निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए।
तो यहाँ पर मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेसिंग, इन सभी पे हमें अपने शब्दों में पैराग्राफ लिखना है। तो पहले पार्ट से इसको शुरू करते हैं। पहला पार्ट क्या है? मिट्टी तैयार करना। तो पहले मिट्टी तैयार करने के बारे में देखते हैं। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर देखिए, इसके उत्तर का में मैंने लिखा मिट्टी तैयार करना। ठीक है, मिट्टी तैयार करना क्या मतलब है? मिट्टी तैयार करने का मतलब है कि खेत की मिट्टी को बीज बोने लायक बनाना। इसमें मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाया जाता है, मतलब मिट्टी को अच्छे से उल्टा पुल्टा जाता है, उस पर हल चलाया जाता है ताकि मिट्टी उलट पुलट कर पोली बन जाए, मतलब वो एकदम भुरभुरी बन जाए जिसमें हम बीज आसानी से बो सकें। ठीक है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला बनाने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। ठीक है ना। तो खेत की जुताई हम किससे करते हैं? हल से करते हैं या फिर ट्रैक्टर वगैरह से भी करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब मिट्टी तैयार करने के लाभ क्या होते हैं? तो मैंने यहाँ पे लिखा है मिट्टी तैयार करने के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला लाभ है, मिट्टी तैयार करने से जड़ों को श्वसन करने में सहायता प्राप्त होती है। क्योंकि मिट्टी तैयार करते वक्त हमने मिट्टी में हल वगैरह चलाया, उसको अच्छे से तैयार किया है, तो इससे क्या होता है कि वो मिट्टी नरम है, भुरभुरी है, तो उसमें हवा आसानी से जड़ों तक पहुंच जाती है, वो मिक्स हो जाती है मिट्टी में। तो इससे क्या होता है, जब पौधा उगता है तो जो जड़ें हैं उनको आसानी से हवा उपलब्ध होती है, तो मतलब वहाँ श्वसन उनका आसान हो जाता है। दूसरा फायदा है, मिट्टी को पोली बनाने से जड़ें भूमि में गहराई तक जाती हैं। जाहिर सी बात है, आपने खेत में हल चलाया, उसकी जुताई की है, तो इससे क्या होगा, मिट्टी नरम हो गई, भुरभुरी हो गई, तो जब पौधा उगेगा तो उसकी जड़ें आसानी से उस नरम मिट्टी में अधिक गहराई तक जा पाएंगी। तीसरा फायदा क्या है, पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों के लिए अच्छी होती है। ठीक है, और जो ये केंचुए हैं ये ह्यूमस वगैरह प्रदान करते हैं, मतलब मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इसीलिए अगर हम मिट्टी को अच्छे से तैयार करते हैं तो उसमें केंचुए वगैरह अच्छे से पनप पाएंगे, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि केंचुए ह्यूमस प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया मिट्टी तैयार करने के बारे में। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, अब इसका खा पार्ट देखते हैं। खा पार्ट में हमें बुआई के ऊपर पैराग्राफ लिखना है। तो बुआई का क्या मतलब है? खेत में बीज बोने को बुआई कहते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं समझने में। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि अगर आप कुछ बोओगे नहीं तो फसल उगेगी ही नहीं, इसीलिए बुआई जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। ठीक है, इसके बाद लिखा है मैंने, बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ तथा स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों करा जाता है? क्योंकि अगर वो बीज साफ और स्वस्थ होंगे, उनकी गुणवत्ता अच्छी होगी, तो जो फसल के पौधे उगेंगे वो भी अच्छे होंगे और फसल की उपज ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इसके बाद, किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। जाहिर सी बात है भाई, किसान का मकसद क्या है कि उसकी फसल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है बुआई की बहुत सी विधियां होती हैं, जिसमें से दो महत्वपूर्ण विधियां निम्नलिखित हैं, छिड़काव विधि और सीड ड्रिल विधि। देखो, बीज बोने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है ना, लेकिन उनमें से दो महत्वपूर्ण जो तरीके हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। छिड़काव विधि में क्या होता है, खेत पहले तैयार कर लिया जाता है, उसमें पानी वगैरह भर दिया जाता है और फिर उसके बाद बीज छिड़क देते हैं हाथ से। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा है सीड ड्रिल विधि। ठीक है, सीड ड्रिल विधि के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था। इसमें कीप की मदद से, ठीक है, मिट्टी की में अंदर तक बीज को धंसा के बोया जाता है और उसके बाद मिट्टी से उसको ढक दिया जाता है। ठीक है, तो सीड ड्रिल के बारे में अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वीडियो देख लेना, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अब देखो, इस प्रश्न 4 का जो गा है इसमें हमें निराई के ऊपर लिखना था एक पैराग्राफ। तो निराई का मतलब क्या है? देखो, खरपतवार अथवा अवांछनीय पौधों को फसल के पौधों में से निकालना क्या कहलाता है? ये निराई कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब मान लो आपने गेहूं की फसल लगाई है, अब गेहूं की फसल के साथ साथ, गेहूं के पौधों के साथ साथ उसमें घास फूस उग जाएगा। तो जो ये घास फूस है अवांछनीय पौधे हैं, मतलब अनचाहे पौधे हैं जो गेहूं के पौधों के साथ उगाए हैं। तो जो ये गेहूं के साथ घास फूस उगाई है, इन्हें हम बोलेंगे खरपतवार। इन्हीं खरपतवार को हटाना, उखाड़ देना, निकाल के फेंक देना, ये सब क्या कहलाता है? ये निराई कहलाता है। ठीक है, तो निराई आपको समझ में आ गया कि खरपतवार या फिर अवांछनीय पौधों को फसल के पौधे में से निकाल देना क्या कहलाएगा? निराई कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लिख सकते हैं निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जो होते हैं ये जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर
फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब है कि भाई देखो, मान लो आपने गेहूं की फसल लगाई, फिर से गेहूं का उदाहरण लेते हैं। अब गेहूं की फसल के लिए आप पानी दोगे, लेकिन वहाँ पर घास फूस है, खरपतवार भी है, तो वो पानी का बंटवारा कर लेंगी, ठीक है ना। इसी तरह से आप खाद डालोगे तो कुछ खाद गेहूं के पौधों में जाएगी, कुछ खाद जो ये घास वगैरह है वो ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये स्पर्धा कर रहे हैं, तो हमारा जो फसल है हमारी वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि बहुत से पोषक तत्व, पानी, ये सब कौन ले रहा है? खरपतवार ले रहे हैं। इसीलिए खरपतवार का निकालना जरूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य एवं पशुओं के लिए जहरीले यानी कि विषैले हो सकते हैं। इसीलिए इनका निकालना यानी कि निराई करना जरूरी है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अगला है प्रश्न 4 का घ। इसमें थ्रेसिंग के ऊपर हमें लिखना है। थ्रेसिंग का क्या मतलब है? काटी गई फसल के बीजों या दानों को भूसे से अलग करने को हम थ्रेसिंग बोलते हैं। मतलब आपने फसल काट ली, अब आप फसल के जो बीज हैं या दाने हैं उनको अलग करना चाहते हो, और पौधे का बाकी हिस्सा, भूसा वगैरह, आप अलग करना चाहते हो। तो इस प्रक्रिया को, जब हम दाने को भूसे से अलग कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को बोला जाता है थ्रेसिंग। पहले थ्रेसिंग थ्रेसर से की जाती थी, लेकिन अब यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। क्या मतलब हुआ? देखो, थ्रेसर होता था, ठीक है, या फिर अभी भी होता है, जिसमें हम भूसे को बीज से अलग कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लेकिन अब क्या होता है, अब हमारे पास एक कंबाइन मशीन है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, ये कंबाइन मशीन दोनों काम कर सकती है। हार्वेस्टर का काम भी कर सकती है, मतलब ये कटाई भी कर सकती है, और थ्रेसर का काम भी कर सकती है, मतलब ये भूसे को बीज से अलग भी कर सकती है, ठीक है। तो ये दोनों काम हो जाते हैं इससे। तो ये आपको समझ में आ गया थ्रेसिंग का मतलब। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया है, यानी प्रश्न संख्या 5 में, कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है, ठीक। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। देखो, पहला अंतर क्या है उर्वरक और खाद में? उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, मतलब इसमें कार्बन नहीं पाया जाता, ठीक है। जबकि जो खाद है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पेड़ पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। मतलब जो गोबर वगैरह है, पेड़ पौधों के अवशेष हैं, वो एक जगह में इकट्ठा कर देते हैं, धीरे धीरे वो सड़ गल के खाद में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से खाद बनती है। लेकिन जो उर्वरक हैं, ठीक है ना, इनका उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में होता है, क्योंकि ये उर्वरक जो होते हैं रसायनों से बनते हैं, मतलब केमिकल से बनते हैं, ठीक है। तो दूसरा अंतर ये हो जाएगा कि जो उर्वरक हैं इनका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है, ये केमिकल से बनते हैं, जबकि जो खाद है वो खेतों में बनाई जा सकती है। तीसरा, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है। ह्यूमस का क्या मतलब है? ह्यूमस का मतलब है जब आपने गोबर वगैरह या पौधों के अवशेष वगैरह, ठीक है, मिट्टी के साथ मिला के या फिर मिट्टी में दबा के रख दिए, तो वो सड़ गल के गहरे काले रंग के पदार्थ में बदल जाता है, जो मिट्टी नुमा दिखता है। इसी को ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस जो है, इसमें प्रचुर मात्रा में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं पौधों के लिए। तो जो ह्यूमस है ये खाद में तो पाया जाता है, लेकिन उर्वरक में नहीं पाया जाता है। चौथा अंतर क्या है? उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, ठीक है, जबकि खाद में ये कम होते हैं, उतने नहीं होते हैं। तब भी लेकिन खाद ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि खाद जो है ये प्राकृतिक है, ये केमिकल से नहीं बन रही है, ठीक है ना। जबकि उर्वरक हम केमिकल से बना रहे हैं, तो इनके बहुत सारे नुकसान भी हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखना। तो ये आपको समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 6, इसमें बोला गया सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई की परिभाषा हो जाएगी, विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। मतलब जब जब फसल सूख रही है, या फिर फसल में पानी की कमी हो रही है, या फिर फसल को पानी की ज़रूरत है, तब तब अगर आप उसको पानी दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप सिंचाई कर रहे हैं, ठीक। अब हमसे 2 विधियाँ पूछी गई हैं जो पानी को बचाती हैं। तो जल संरक्षित करने की 2 विधियाँ हैं, सिंचाई की 2 विधियाँ हैं, छिड़काव तंत्र पहला और दूसरा ड्रिप तंत्र, ठीक है। इनके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले छिड़काव तंत्र के बारे में देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है छिड़काव तंत्र। तो छिड़काव तंत्र में क्या लिखना है हमें? सिंचाई की इस विधि का उपयोग असमतल भूमि
या जहाँ पर जल की मात्रा कम उपलब्ध हो वहाँ किया जाता है। ठीक है, छिड़काव तंत्र का उपयोग हम कहाँ करेंगे? जहाँ पे भूमि ऊबड़ खाबड़ है वहाँ पर ये बहुत कारगर होगा। ठीक है, क्योंकि जो भूमि है वो अगर ऊबड़ खाबड़ है तो हम नालियाँ बना के वहाँ पानी नहीं पहुँचा पाएंगे, कहीं पे ज़मीन ऊंची होगी कहीं पे नीची होगी। ठीक है, या फिर जहाँ पे जल की कमी है, कम पानी में काम चलाना है, वहाँ पर भी ये विधि काफ़ी कारगर है क्योंकि इसमें पानी बचता है। कैसे? देखो इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको चित्र से समझाता हूँ, फिर जो ये लिखा है पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मान लो ये जल स्रोत है अपना कुआं। अब कुएं को पानी को निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस विधि में एक मोटर लगा देंगे जो बिजली से चलेगी। अब इस मोटर का ये जो पाइप है यहाँ से कुएं से पानी बाहर आएगा और इस पाइप में चला जाएगा। ठीक है, अब ये पाइप बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले पाइपों के जाल से कनेक्टेड होगा, जुड़ा होगा। ठीक है, जैसे ये पाइप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ये पाइप ख़त्म होगा, यहाँ पे नोज़ल लगी होगी। नोज़ल का मतलब है इसमें पतले पतले छेद होंगे जो ये घूम सकता है। तो जैसे ही पानी प्रेशर से इसमें जाएगा तो इसमें पानी का एक फव्वारा निकलेगा, मतलब पानी छिड़केगा ये। ठीक है ना, पानी का क्या निकल रहा है? एक फव्वारा निकल रहा है। और ये नोज़ल घूम भी सकते हैं, तो मतलब कुछ ऐसा लगेगा जैसे बारिश हो रही हो, वर्षा हो रही हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लिखोगे इसमें नलों के ऊपर ठीक एक नोज़ल लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर नोज़ल लगा होता है और ये नोज़ल निरंतर घूमते रहते हैं और घूमते हुए वर्षा के जल की भांति जल का छिड़काव करते हैं। तो जब भी छिड़काव विधि के बारे में पूछा जाए लिखने को तो आप ये लिख सकते हो। अब इसमें जल की बचत क्यों होती है? क्योंकि देखो पाइप से सीधा पानी कहाँ जा रहा है? खेतों तक, तो बीच में कहीं पानी वेस्ट नहीं हो रहा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरी कौन सी विधि है जल को संरक्षित करने वाली, जल को बचाने वाली? वो है ड्रिप तंत्र। इसमें पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, सिंचाई की इस विधि में जल बूंद बूंद कर पौधे की जड़ में जाता है, मतलब यहाँ से पानी जाएगा और डायरेक्ट पौधों की जड़ तक जाएगा। ठीक है, यह फलदार पौधों और बगीचों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। इस विधि में जल बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता, अतः जल की कमी वाले इलाकों के लिए वरदान है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, इसमें भी मोटर की सहायता से, बिजली की सहायता से पानी निकाला जाता है और यहाँ पे ठीक है पाइप से होता हुआ पानी जाता है। अब यहाँ पर भी हमने पाइप का जाल बिछा रखा है और जहाँ जहाँ पे पौधे लगे हैं कुछ कुछ दूरी पे वहाँ पाइप में छेद कर दिया है। यहाँ पाइप में छेद हो गया तो पानी यहाँ से जाएगा और बूंद बूंद कर सीधा जड़ों को में चला जाएगा, यानी जड़ों के पास पानी मिल जाएगा पौधों को, तो इससे पानी कहीं भी बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो विधियाँ थी जिसमें पानी को संरक्षित कर सकते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 7, इसमें बोला गया यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। हमें पता है जो गेहूं है वो किसकी फसल है? रबी की फसल है, उसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। लेकिन अगर उसे खरीफ ऋतु में उगा दिया जाए तब क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर है यदि गेहूं को खरीफ ऋतु का मतलब वर्षा ऋतु में उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे। ठीक है ना, खरीफ ऋतु का मतलब क्या? वर्षा के ऋतु में यानी बरसात की ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं हम खरीफ ऋतु बोलते हैं। तो अगर गेहूं को बरसात में बो दिया जाएगा यानी खरीफ ऋतु में बो दिया जाएगा तो उसे बहुत ज़्यादा पानी मिलने की वजह से वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि गेहूं एक रबी की फसल है और इसे कम तापमान और कम पानी की ज़रूरत है। तो जो गेहूं का पौधा होता है उसे पहली बात तो ठंडा मौसम चाहिए। ठीक है, तो बरसात में उतना ठंडा मौसम नहीं हो पाएगा जितना सर्दियों में होता है, तो गेहूं का जो पौधा है वो वैसे ही उतना विकसित नहीं होगा। दूसरी बात, गेहूं का पौधा ज़्यादा पानी नहीं झेल पाता है, इसे कम पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर हम बरसात में बो देंगे या खरीफ ऋतु में बो देंगे तो ज़्यादा पानी मिलने की वजह से वो सड़ जाएगा। ठीक है, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है खेत में लगातार फसलों के उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। क्यों आ जाता है? देखो यार, अब भाई मिट्टी में कुछ पोषक तत्व होंगे, आपने एक बार फसल उगाई, कुछ पोषक तत्व फसल में चले गए, फिर दोबारा फसल उगाओगे, फिर तीसरी बार उगाओगे, ऐसे ही बार बार उगाते रहोगे तो जाहिर सी बात है हर बार जो फसल है वो पोषक तत्वों को ले रही है ना ज़मीन से, तो इससे क्या होगा, ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इससे मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाएगी। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेत में खाद डालता है और अगर वो खाद अपर्याप्त डालेगा, कम डालेगा, तो इससे भी क्या होगा, अपर्याप्त खाद से पौधे कमज़ोर हो जाएंगे।
ठीक, तो ये आप लिख सकते हो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए पेपर में तो। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत आसान सा है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है उत्तर 9, खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उगाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अभी पीछे मैंने उदाहरण भी दिया था कि मान लो आपने गेहूं की फसल उगाई, अब यहाँ पे बहुत सारे घास फूस के पौधे जो उगेंगे वो सब क्या हैं, अनचाहे पौधे हैं, अवांछित पौधे हैं, उन्हीं को हम खरपतवार बोलेंगे। ठीक, अब इसका नियंत्रण हम कैसे करेंगे, इस पे देखते हैं क्या लिखेंगे हम उत्तर। तो खरपतवार पर हम निम्न तरीकों से नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला और सबसे कॉमन तरीका क्या है, हाथ से खरपतवार के पौधों को उखाड़ देना, निराई करना। ठीक है ना, जैसे कि आपने देखा होगा गांव वगैरह में अगर आप रहे हो तो निराई के दौरान हम क्या करते हैं, हाथ से जो उसमें घास वगैरह के पौधे उगाए हैं उनको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है, फसल उगाने से पहले खेत को जोतने पर खरपतवार उखड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि जब हम खेत की जुताई करते हैं फसल बोने से पहले, तो उस समय भी बहुत सारे घास फूस उगे होते हैं, तो जैसे ही हमने जुताई करी तो वो उखड़ गए, उखड़ने के बाद वो सूख गए। तो ये भी एक तरीका है। तीसरा तरीका क्या है, खरपतवार नाशी का छिड़काव करना। खरपतवार नाशी वो केमिकल्स होते हैं, वो रसायन होते हैं जिनका छिड़काव अगर हम कर देंगे तो खरपतवार सूख जाएंगे। इससे फसल के पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा, वो तो हरे भरे रहेंगे, लेकिन जो खरपतवार हैं वो सूख जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीके हैं जिनसे हम इनको नियंत्रण कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 10। अब देखो जो प्रश्न संख्या 10 है इसमें बोला गया है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो यहाँ पे जो ये क्रम दिया गया है गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया गया, फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई, कटाई, बुआई, खाद देना, खेत की जुताई करना, मिट्टी तैयार करना। तो ये सभी जो क्रम है ये गलत क्रम में, हमें सही क्रम में लगाना है। देखो सबसे पहले क्या होता है, मिट्टी तैयार करना। तो उत्तर में हम लिखेंगे नंबर 1, यानी पहले स्टेप पे आएगा मिट्टी तैयार करना। ठीक है, नंबर 2 पे क्या आएगा, खेत की जुताई करना। ठीक है, नंबर 3 पे क्या आएगा, बुआई करना। उसके बाद नंबर 4 पे क्या आएगा, खाद देना। उसके बाद क्या आएगा, सिंचाई। उसके बाद आएगा कटाई, और सबसे लास्ट में आएगा फसल को चीनी मिल पे भेजना। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है, सही क्रम है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 11, इसमें बोला गया नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो 1 2 3 6, जहाँ पे 1 2 3 और 6 हैं, यहाँ पे हमें ऊपर से नीचे की ओर भरना है। ठीक है ना, ऊपर से नीचे की ओर। तो पहले इनको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, कहाँ पे, नंबर 1 से शुरू हो रहा है। तो नंबर 1 ये रहा, ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे पहले रा आ चुका है, तो रा। ठीक है, पारंपरिक तरीका जो रा के नाम, रा के अक्षर से शुरू होता है वो है रहट। तो यहाँ पे हो जाएगा रहट। ठीक है, रहट हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरे में बोला गया बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। ठीक है, दूसरा है, दूसरा यहाँ से है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बड़े पैमाने पर पशुओं को पालना या उनकी देखभाल करना, पशुपालन। तो यहाँ पे हो जाएगा पशुपालन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पशुपालन। ठीक, इसके बाद तीसरे में क्या बोला गया, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कहाँ से, तीसरे से शुरू हो रहा है। तीसरा देखो ये रहा, जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें हम बोलते हैं खरीफ। खरीफ, तो पहले से लगा खरीफ। फिर चौथा क्या है, फसल पक जाने के बाद काटना। छठे में, सॉरी चौथा नहीं छठा। ठीक है, छठा ये रहा। तो फसल पक जाने के बाद जो हम उसे काटते हैं उसे बोलते हैं कटाई। कटाई तो पहले से लिखा हुआ है। ठीक, फिर यहाँ से बोला गया बाईं से दाईं ओर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं 1 4 5 7, यहाँ बाईं से दाईं ओर यानी कि इस तरफ भरना है। तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, एक में देखो शीत ऋतु में जो उगाई जाती हैं र और बी। ठीक है, रबी की फसलें होती हैं वो। ठीक है, अगला क्या है, एक ही किस्म के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, क्या बोलते हैं इसको, फसल बोलते हैं। चौथा कहाँ, ये रहा फ, यहाँ पे आ गया सा, ला तो पहले से लिख दिया है। ठीक है ना, जब ये लिख रहे थे तो फसल। अगला क्या है, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उर्वरक। तो हमें यहाँ पे दाएं से बाएं की तरफ लिखना है। ठीक है ना, पांचवा देखो यहाँ जहाँ शुरू हो रहा है, पांचवा ये रहा।
तो इसे हम बोलेंगे उर्वरक। ठीक है। अगला क्या है, 7वें में खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या होता है, निराई। तो 7वें में जाएगा निराई। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारे प्रश्नों के उत्तर आपने देख लिए। तो जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।